नमस्कार दोस्तों। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के 10 मार्च 2025 को हुए दोनों शिफ्टों के लगभग 26 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हैं। उन प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। इनमें से कुछ प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना भी हो रही है। मैंने आपको 7 तारीख की शिफ्ट के प्रश्न लगवाए, 8 के प्रश्न लगवाए, 9 को छुट्टी थी और 10 तारीख के आज आपके सामने प्रश्न रखा रहा हूं। तो आप इन पुराने प्रश्नों का अभ्यास जरूर करते चलें। सीधे तौर पर आपको कुछ प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? तो आंसर हो जाएगा 500 मिलीलीटर। कितना? 500 ml। गर्भस्थ शिशु का जो हृदय है वह अपरा के द्वारा प्रति मिनट लगभग हर मिनट 500 ml रुधिर को पंप करता है। दूसरा प्रश्न, कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को कौन ठीक कर देता है? तो आंसर हो जाएगा आपका फोलिक अम्ल। जी हाँ, फोलिक अम्ल एक ऐसी चीज है जो विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक करने में सक्षम होता है। तीसरा प्रश्न, दो टीकों के बीच में कितना समय रहता है? जो शिशुओं को जो टीके लगाए जाते हैं तो ऐसे एक के बाद जो दूसरा टीका लगता है तो उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो दो टीकों के बीच में कितना समय रहता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4 सप्ताह का समय रहता है। जी हाँ, दो टीकों के बीच में 4 सप्ताह का समय रहता है। 2 या अधिक इंजेक्शन या नाक से दी जाने वाली जीवित वैक्सीन जिन्हें एक ही दिन में नहीं दिया जाता उनके बीच कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई साहब, विटामिन के इस बार इतने प्रश्न हो रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। विटामिन ए भी पूछा जा रहा है, विटामिन के भी पूछा जा रहा है, विटामिन डी भी पूछ रहे हैं। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होने वाले हैं। आपके सामने एक विटामिन का टॉप 20 का वीडियो मैंने डाला हुआ है और टॉप 65 प्रश्नों का भी वीडियो डाला है, कल ही डाला था, आप जरूर देखें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे निकटलोपिया भी कहते हैं, जैसी समस्या होती है। रतौंधी की वजह से रात में या कम रोशनी में देखने में दिक्कत हो जाती है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। SAM, सेम कहें तो सेम का पूरा नाम क्या है? सेम का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्या है सेम का पूरा नाम? सेम का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जिसे गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। 6वां प्रश्न है, मलेरिया नामक रोग प्रभावित करता है। मलेरिया नामक रोग को प्रभावित कौन करता है या मलेरिया नामक रोग किसे प्रभावित करता है? तो प्लीहा को करता है। किसको? प्लीहा को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, 3 माह के बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? 3 माह के बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन। एक शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि 1 साल तक के बच्चे को कौन कौन से टीके लगा सकते हैं। यहां भी आ गया 3 माह के बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टीकाकरण से भी संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन 3 माह के बच्चे को लगाया जाता है। 8वां प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर है आपका क्वासियोरकर। बहुत अच्छा प्रश्न। प्रोटीन की कमी से क्वासरकोर या
क्वासियोरकर रोग हो जाता है। क्वासियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर और मेरास्मस जैसे कुपोषण रोग हो सकते हैं। ये रोग जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से फैटी लीवर जैसी समस्या भी हो सकती है। किसके कारण से? कि प्रोटीन की कमी के कारण से ये क्वासियोरकर और मेरास्मस जैसे रोग हो सकते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन की कमी से और क्या हो सकता है? तो फैटी लीवर जैसी समस्या भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या हैं अगर आपसे पूछ लें तो मांसपेशियां कमजोर होना, मांसपेशियों का खराब होना, ये प्रोटीन की कमी के लक्षण है। सूजन का आना, खास तौर पर पैरों में, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, घाव भरने में देरी होना, बालों का पतला होना, बालों का झड़ना, आपकी स्किन यदि ड्राई हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप में प्रोटीन की कमी हो गई है। 9वां प्रश्न देखते हैं। काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 2017 में भी ये प्रश्न आया था। काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1990-91 में। जी हाँ, 1990-91 में काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम हुआ था। 10वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? नेत्र से संबंधित रोग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ग्लोकोमा। कौन सा? ग्लोकोमा रोग नेत्र से संबंधित रोग कौन सा है? तो ग्लोकोमा रोग नेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। रूबेला से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आंसर है MMR। जी हाँ, रूबेला से बचाव के लिए MMR टीका लगाया जाता है। देखिए, थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। रूबेला से बचाव के लिए खसरा, कंठमाला रूबेला MMR टीका लगाया जाता है। और यह टीका है वो 2 खुराकों में दिया जाता है। पहली खुराक आमतौर पर 12 से 15 महीने की उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक स्कूल में प्रवेश से पहले 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। तो इसको 2 चरणों में लगाया जाता है। पहली खुराक कब दी जाती है? आप याद रखेंगे 12 से 15 महीने की उम्र में। और दूसरी खुराक कब दी जाती है? तो स्कूल में प्रवेश से पहले 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। 12वां प्रश्न है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो आंसर है 2006 में। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को हुई थी। प्रश्न आए तो आप क्या आंसर लगाएंगे? मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई थी। यह योजना 200 जिलों में लागू की गई थी। कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू की गई थी। साल 2007 और 8 में इसे 130 और जिलों में लागू किया गया था। और यदि इस तरीके से पूछ लें कि मनरेगा योजना कब तक पूरे देश के जिलों में लागू हो चुकी थी या पूरे देश में लागू हो चुकी थी, तो 2008 तक यह योजना पूरे देश के 593 जिलों में लागू हो गई थी। कब तक? 2008 तक ये योजना पूरे देश के 593 जिलों में लागू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह करने पर या कराने पर कितनी सजा का प्रावधान है? इससे भी संबंधित आ रहे हैं। बाल संरक्षण अधिनियम वगैरह से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो बाल विवाह करने या फिर कराने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो भैया 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है यदि आप बाल विवाह करते हैं या फिर कराते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर है 4 अगस्त 2009 को। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था।
15वां प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है? तो आंसर है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम है 5 साल की जेल, और जो जुर्माना लगेगा वो अलग है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत कम से कम 5 साल की जेल का प्रावधान है और जुर्माना अलग लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न की तरफ। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू कब हुआ था? घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। अगर घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? तो 2005 भारत की संसद द्वारा, और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसका उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना जिसका उद्देश्य है, और पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो आंसर है एरिक एरिक्सन। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। आईसीडीएस योजना कब लागू हुई थी? तो 1975 में आईसीडीएस योजना लागू हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। आईसीडीएस योजना से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, पूरा टॉपिक आप पढ़ें। प्लासेंटा का निर्माण किस महीने में होता है? 19 नंबर का प्रश्न क्या है? प्लासेंटा का निर्माण किस महीने में होता है? तो आंसर है, आमतौर पर गर्भावस्था के चौथे सप्ताह के आसपास प्लासेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है। कब हो जाता है? गर्भावस्था के चौथे सप्ताह के आसपास प्लासेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है, कि गर्भावस्था के दौरान बढ़ता रहता है और 34 सप्ताह तक परिपक्व माना जाता है। तो प्लासेंटा कब परिपक्व माना जाता है? 34 सप्ताह तक परिपक्व माना जाता है। 20वां प्रश्न है कि गर्भावस्था में अजवाइन का पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो उसके फायदे क्या हैं? तो देखिए, गर्भावस्था में अजवाइन का पानी पीने के फायदे। अजवाइन का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज नहीं होता है। ठीक है ना? क्या? अजवाइन का पानी पीने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज भी नहीं होता है। चलिए 21वां प्रश्न, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, उस 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना, समानता करना और उत्कृष्टता लाना। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। परिवर्तनकारी नेता कैसा होता है? तो भैया नवाचार वाला होता है। परिवर्तनकारी नेता कैसा होता है? नवाचार वाला होता है। 23वां प्रश्न है, गुण सिद्धांत किसने दिया? गुण सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमस कार्लाइल ने गुण सिद्धांत दिया था। 24वां प्रश्न देखते हैं, स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि व श्वसन मापने के प्रयोग में आता है। वह स्केल कौन सा है जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि और श्वसन मापने के प्रयोग में आता है? तो आंसर हो जाएगा अपगार स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? अच्छा प्रश्न हो सकता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है। और 26 और आखिरी प्रश्न है, बिट्स या बाइट्स का तात्पर्य क्या है? होता है तो बाइनरी डिजिट्स। क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स होता है। इस प्रकार से ये 26 प्रश्न जो 10 मार्च को पूछे गए थे, उसे आपके सामने रखा है।
आप 8 तारीख, 7 तारीख और 10 तारीख को जो प्रश्न हैं उनका भी अभ्यास करें। इसके अलावा मैंने पुराने मॉडल पेपर से संबंधित प्रश्न, विटामिन से संबंधित प्रश्न को अपने चैनल पर डाल के रखा है। आप उन प्रश्नों का अभ्यास करें, जरूर आपके नंबरों में इजाफा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।